हेलो साथियों। जॉन मिल्टन की एक बहुत ही प्यारी पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन ने उस समय लिखी थी जब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, उसकी टेस्ट सीरीज के इस सेशन के अंदर दी अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार आपका स्वागत करता है। तो चलिए बिना फॉर्मेलिटी आज हम बढ़ने वाले हैं। काफ़ी साथियों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सेशन हमने दे दिया है, टेस्ट हमने दे दिया है, लेकिन कुछ डिस्कशंस उस पर रहने चाहिए। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपकी पूरी जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज के वीडियो सेशंस आपको अब प्रोवाइड करवाते हम रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न से ऑपरेट करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल था विच इज नॉट ट्रू। कौन सी बात सही नहीं है? सवालों को पढ़ने के अंदर भी काफी बच्चों ने गलती की थी, काफी कैंडिडेट्स ने गलती की थी कि विच इज नॉट ट्रू। हमें देखना यह कि कौन सी बात सही नहीं है। मिल्टन वॉज बोर्न इन 1608, बिल्कुल सही बात। डाइड इन 1674, बिल्कुल सही बात है। मिल्टन वॉज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, देखेंगे क्या ये बात सही है या नहीं है। मिल्टन्स एलिजी लिसिडास बिवेल्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। और लास्ट जो बात थी ये थी कि मिल्टन की जो है शादी है वो 3 बार हुई हुई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर गलत स्टेटमेंट जो है वो कौन सा हुआ। तो आप यहां देखिए, मिल्टन जो है वो कैम्ब्रिज में तो गए थे अपनी एजुकेशन के लिए, ऑक्सफोर्ड के अंदर वो नहीं गए थे। सो हियर नॉट टू B1। देन विच इज नॉट ट्रू अबाउट मिल्टन सेइंग्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऊपर जो भी बातें कही थी उनमें से कौन सी बात, अगेन सवाल ठीक से पढ़ा होगा आपने, नॉट ट्रू। द होल वर्ल्ड अपीयर डार्क एंड ग्लूमी टू हिम, ये बात तो उन्होंने कही थी कि पूरा संसार ग्लूमी दिखाई दे रहा है। द पोएटिक पावर बेस्टोड अपॉन हिम सीम्ड यूजलेस, ये बात भी उन्होंने कही थी कि जो पोएटिक पावर ईश्वर ने उनको दिया है वो उनके अंदर होने के बाद बहुत ही यूजलेस दिखाई पड़ रहा है। ही वॉज मच इंक्लाइन टू राइट पोइट्री इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा के अंदर वो पोइट्री लिखने के लिए बहुत इंक्लाइंड है, ये बात भी उन्होंने कही थी। गॉड वुड पनिश हिम ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस लौटेंगे तो ईश्वर उनको पनिश करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही थी। तो फिर तो कौन सा भी गलत नहीं हुआ। अब देखिएगा, जो लास्ट वन है ये उन्होंने ऑक्टेव जो पहली 8 लाइंस थी उनमें ये बात कही थी, लेकिन सेस्टेट के अंदर, सेस्टेट के अंदर जो अंतिम 6 लाइनें थी उनमें उन्होंने इस बात को नकार दिया था और पॉजिटिव तरीके से इस बात को वापसी उन्होंने एक आशा के साथ एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं, ईश्वर को सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो यहां पर नॉट ट्रू के अंदर हम काउंट करेंगे ऑप्शन डी। चलिए, तीसरा सवाल आपका था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोइम आपकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि वो किस प्रकार की पोइम, क्या एक पेट्रार्कन सोनेट, बिल्कुल ठीक बात है। जॉन किट्स ने जो पोइम लिखी है एक पेट्रार्कन सोनेट, सॉरी किट्स क्या, मिल्टन, मिल्टनिक सोनेट भी इसको कहा जाता है। मिल्टन की जो सोनेट्स हैं उनकी उत्पत्ति आपको पता है, आपने नोट्स में देखा है कि इटली से ही हुई है। पेट्रार्कन सोनेट्स इनको कहा जाता है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट वो ये उस समय लिखी गई थी में ये उसको बिलीव इन गॉड। ईश्वर जो है उसके अंदर विश्वास में वो कमी दिखाते हैं, ऑक्टेव में बिल्कुल कमी दिखाते हैं, वो एक तरीके की कंप्लेन रखते हैं, लेकिन सेस्टेट में जो अंतिम 6 लाइन उनमें वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इस बात को वो नकार देते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज डी। द लाइन व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट सजेस्ट मिल्टन्स, ये जो लाइन है, जो पोइम की पहली लाइन है मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसीडर, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कस करके भी चलेंगे आगे। काफी सवाल, मुझे एक सवाल ये देखते ही, ये लाइन देखते ही कुछ डिस्कशन यहाँ याद आ रहे हैं। तो चलिए पहले इस उत्तर को देखते हैं कि द लाइन व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट सजेस्ट मिल्टन्स डिस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस, कि उनकी निराशा और असहायपन जो था उसको दिखाती है। ठीक बात है, दिखाती है। वो काफी निराश हैं जब वो ये कह रहे हैं कि मेरी पूरी लाइट जा चुकी है, रोशनी जा चुकी है। इम्पेशेंस, अधीरता, बेचैनी, बेचैनी जैसी तो कोई बात नहीं है। बिलीफ इन गॉड, नहीं, इस लाइन में तो यहां कोई विश्वास नहीं दिख रहा है। एफर्ट एंड इंटेंशन, ये पॉजिटिव बातें नहीं, ये फर्स्ट ही लाइन है और ऑक्टेव की फर्स्ट लाइन, ऑक्टेव पूरा नेगेटिव भरा हुआ है, सेस्टेट पूरा पॉजिटिव भरा हुआ था, आपने देखा। तो यहां पर नेगेटिव पॉइंट एक ही है। राइट आंसर हियर इज ए।
अब मैं इस लाइन पर जो सवाल कुछ और डिस्कस होने थे उसकी यहां चर्चा करूंगा कि एक सवाल काफी बच्चों का सही भले ही हो रहा है लेकिन उनको ये क्लियर नहीं है, सर ये क्या चीज है आइएम्बिक पेंटामीटर। तो मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। आइएम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, देखिए जी, आइएम्बिक पेंटामीटर क्या चीज है? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। देखिए मीटर, दो या दो से ज्यादा सिलेबल से मिलकर के एक गेय जो छंद बनता है, वो दो लाइंस भी हो सकती है, दो सिलेबल भी हो सकते हैं, वो बनता है मीटर। यहां पर दो सिलेबल को मिलाकर के एक मीटर बन रहा है, टू सिलेबल्स को मिला के, ये पूरी बात समझना। तो इससे संबंधित जो भी घुमा फिरा करके एक आधा सवाल बनता है सारे क्लियर होंगे। पेंटा यानी 5 और आइएम्बिक यानी जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो भी पॉइंट्स आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है मतलब उसमें 5 मीटर होते हैं। ओके, यहां दो सिलेबल को मिलकर के एक मीटर बन रहा है, देखना कैसे। when I consider how, एक सिलेबल एक सबसे छोटी ध्वनि, ठीक है, my light, ठीक है, when I consider how my और light, my light, तो ये एक बना। is और spent, काउंट करना। पहला मीटर जिसके अंदर when लो पिच होता है, I हाई पिच होता है, तो इसका राउंड रहता है ये। अगेन दूसरा, कौन लो पिच होता है, C हाई पिच होता है, डर लो पिच होता है, हाउ हाई पिच होता है। हाई पिच मतलब बोलने में इसको थोड़ा ऊंचा बोला जाता है। माई लाइट, माई लो पिच लाइट हाई पिच, इज लो पिच स्पेंट हाई पिच। तो ये जिगजैग साउंड बोला जाता है व्हेन आई कंसीडर, ठीक है, हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। तो यहां पर 5 जो मीटर बने टोटल, ये पेंटामीटर, आइएम्बिक, तेली, जिगजैग, एक सिलेबल लो पिच एक हाई पिच, इस कॉम्बिनेशंस के साथ लाइंस लिखी जाती है जो पोएम को एक म्यूजिकल इफेक्ट देती है। पोएम को राइम स्कीम से, एलिट्रेशन से, इन सब से म्यूजिकल बनाना बहुत जनरल बात है, लेकिन एक लाइन के अंदर आइएम्बिक पेंटामीटर डालना पोइट की बहुत अच्छी क्वालिटी को दर्शाता है। तो ये आइएम्बिक पेंटामीटर क्लियर। अब पूछ लिया जाए आइएम्बिक पेंटामीटर, एक लाइन के अंदर सिलेबल्स कितने हैं? तो आप देखिएगा सिलेबल्स 10 होते हैं। इनमें पूछ लिया जाता है स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी जो हाई पिच सिलेबल है वो कितने, वो तो 5 ही हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो है वो कितने हैं, 5 हैं हाई पिच वाले, और लो स्ट्रेस्ड भी 5 ही हैं, ठीक है, मीटर भी 5 ही हैं। तो इनकी काउंटिंग से संबंधित कुछ भी सवाल पूछे आप ध्यान रखना, आपकी टेस्ट सीरीज में आगे एक ऐसा सवाल बना हुआ भी। चलिए जी बढ़ते हैं 5वें डिस्कशन पर। कम हियर, यस, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड द फिगर ऑफ स्पीच। यहां पर देखो एक वर्ड काम में लिया है, आपने देखा होगा टैलेंट। तो टैलेंट यहां पर एक तो वो स्टोरी जो काम में ली हुई थी, उस स्टोरी के अंदर वो जो मालिक होते हैं वो अपने 3 सर्वेंट्स को मुद्रा देके जाते हैं। उस मुद्रा का नाम, मनी का नाम, करेंसी का नाम भी टैलेंट होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ टैलेंट का मतलब पोइट की जो पोइटिक टैलेंट है उसकी भी बात हो रही, ठीक। तो यहां पर एक टैलेंट 2 अर्थ रख रहा है, और 2 अर्थ रखा है तो हम कहेंगे कि इस जगह पन काम में लिया हुआ। आप वैसे भी दे सकते हैं मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन जैसी कोई चीज नहीं आ रही है, सिमिली का तो मतलब ही नहीं। सो द राइट आंसर हियर इज पन। हु इज द मेकर इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर जो शब्द काम में लिया हुआ मेकर, वो किसके लिए काम में लिया हुआ है? नो डाउट ईश्वर के लिए काम में लिया हुआ है। इसने मिल्टन ने ईश्वर के लिए बात कही है कि मेरे मेकर जो हैं, चलिए जी, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। इट मीन, इस लाइन का मतलब क्या है कि वो भी तो सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। ये लाइन कहती है कि दोज हु स्टैंड ड्यूरिंग सर्विंग कैन सर्व, जैसी कोई बात नहीं है। ए ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड इज आल्सो वन। ईश्वर का एक ट्रू सर्वेंट वह भी होता है हु हैज अ सिंसियर विलिंगनेस टू सर्व गॉड,
जिसकी इच्छा होती है कि वो गॉड को सर्विस करे, है ना, इच्छा उसकी है, बस उसका नंबर नहीं आ रहा है. इवन दोज हु डू नॉट गेट अ चांस टू रेंडर एक्टिव सर्विस टू गॉड बट हु स्टैंड वेटिंग फॉर देयर टर्न आर इक्वली द ट्रू. ये बात भी ठीक है. देखो ये भी एक ठीक बात सेम कही जा रही है और ये बात भी ठीक कही जा रही है. तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इसके जो दो आंसर हैं, ये दोनों उत्तर इसके सही बन रहे हैं, बोथ बी एंड सी. देखिए ये सवाल जो था, ये फर्स्ट टाइम पर जब मैंने भी टेस्ट सीरीज के साथ अटेम्प्ट किया था, तो मैं आपको बताऊं मेरा भी इस जल्दबाजी में गलत हुआ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि यस, और मैंने देखते ही इसको टिक कर दिया था. ये बात मैं खाली इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि सवाल सही होना अंतिम उद्देश्य रहता है. आपको आता है कि नहीं आता, उसके साथ आपकी इंटेलिजेंस के साथ आपका पेशेंस, आपने सवाल को कितना पढ़ा है, आपने जवाब में ऑप्शंस कितने देखे, ये सारे मायने रखते हैं. सो जस्ट फोकस ऑन ऑल द ऑप्शंस. चारों ऑप्शन पढ़ करके ही अपने आंसर पर पहुंचे. तो बी जितना सही था उतना ही सही सी भी है. सो द राइट आंसर इज डी. ओके, बढ़िया जी. नेक्स्ट बात, जो स्टूडेंट्स यहाँ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले अपना जवाब लिख करके भी आगे बढ़ सकते हैं. द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन द ऑक्टेव. ऑक्टेव यानी जो फर्स्ट 8 लाइनें थी, स्टार्टिंग 8 लाइन्स आर नॉन एज ऑक्टेव. ठीक है, उसके अंदर जो समस्या बताई है वो क्या है? मिल्टन हैज लॉस्ट हिज आई साइट. ये समस्या बताई गई कि मिल्टन ने अपनी आई साइट खो दी है. मिल्टन कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट गिवन बाय गॉड. ये समस्या भी डिस्कस की है. तो निश्चित रूप से ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा, है द राइट आंसर. ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ मिल्टन फाइंड्स इन द टेस्ट स्टेट. अब 8 के बाद नेक्स्ट 6 लाइंस होती है, यहां वो नेगेटिव ही नेगेटिव बात करता है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, और यहां वो पॉजिटिव पॉजिटिव बात करता है. स्टेट के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ढूंढता है, अपने ही एक रेटोरिकल क्वेश्चन का जवाब देकर के. तो वो सॉल्यूशन क्या ढूंढता है? गॉड डज नॉट नीड मैन्स हेल्प. ये बात कहता है, ईश्वर को आदमी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, वो अपने दिए हुए गिफ्ट्स को रिटर्न नहीं लेना चाहता है. गॉड डज नॉट नीड रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट्स. बिल्कुल ये बात भी वो चाहता है. दोज हु आर रेडी टू सर्व गॉड आर हिज ट्रू सर्वेंट्स. वो लोग जो सर्विस में खड़े रहते हैं, हजारों एंजल्स भाग रहे हैं, नेक्स्ट खड़े भी रहते हैं, जो अगले इंतजार में हैं, वो लोग भी उसके ट्रू सर्वेंट्स हैं. तो ये सारी ही बातें पॉजिटिव ये कह रही हैं. तो वी कैन से दैट अगेन ऑल ऑफ द अबव इज राइट. आ जाइए, 10वां सवाल था, द एक्सप्रेशन विच इज डेथ टू हाइड मीन कि वो टैलेंट जो ईश्वर ने दिया है, विच इज डेथ टू हाइड. तो यहां पर हम देखेंगे जी, ये बात जो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि वी कैन नॉट हाइड डेथ. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं. वी शुड नॉट हाइड मनी. नहीं, दैट द हाइडिंग ऑफ द टैलेंट, द पोएटिक गिफ्ट इज इक्वल टू डेथ ऑफ द पोएट मिल्टन. बिल्कुल ठीक बात है. पोएट ये कहते हैं कि यदि मैं अपने इस टैलेंट को काम में नहीं ले सकता हूं तो मेरी तो मौत ही है. मेरा पोएटिक आर्ट काम में नहीं ले रहा हूं तो मेरे अंदर का पोएट तो मर चुका है, यदि मैं काम में नहीं ले पा रहा हूं तो. सो द राइट आंसर हियर इज सी. एंड दैट वन टैलेंट विच इज देयर टू हाइड. हियर टैलेंट रेफर्स टू, यहाँ टैलेंट जो शब्द है, यहाँ पोइट का टैलेंट से क्या मतलब है? तो यहाँ हमने देखा पन का यूज तो था, जहां उस स्टोरी के अंदर भी जो एक रेफरेंस स्टोरी ली गई थी, है ना, उसके अंदर भी टैलेंट शब्द को काम में लिया हुआ था, मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में. नोट में भी देखा होगा, अभी हमने डिस्कस में भी लिया था. और यहाँ पर जो पोइट ने काम किया हुआ है, ये तो नहीं है. Money given by the master in the parable of talent. Parable of talent जो ली हुई है बाइबल से, एक स्टोरी ली हुई है parable of talent, उसके अंदर टैलेंट शब्द है तो मनी वहाँ होता है, लेकिन पोएम के अंदर यहाँ बात हो रही मिल्टन के पोएट्री से. इस पोएम के अंदर इस चीज की बात की जा रही, इस रेफरेंस से उसने टैलेंट शब्द उठाया था. ठीक है, बट यहाँ पॉइंट के अंदर मिल्टन बात कर रहे हैं इस तरह से. सो राइट आंसर इज डी. चलिए बारे पर आ जाइए. हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट मिल्टन. मिल्टन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? ऐसे सवाल बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट अगेन आई विल से दैट इस टेस्ट सीरीज के अंदर, और नॉट ओनली, ये तो अभी टॉपिक वाइज टेस्ट है, इसके बाद पूरे जो टेस्ट हैं सिलेबस वाइज, वो सारे भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे. और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि आपको 90 प्लस की स्कोरिंग क्वेश्चंस आपको कहीं भी यहां से आउट दिखाई ना दे. अपने हर साल के प्रयासों को इस बार बड़ी जिद के साथ आपके बीच लेकर के आए हैं. तो चलिए
उसी प्रयास के साथ हम सारे सवालों पर बात करेंगे कि यदि किसी का स्टेटमेंट भी कुछ इंपॉर्टेंट बन रहा है तो चलिए भी डिस्कस किया जाए। माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मनी स्पिल्ड टू सिंग ऑफ ट्यून। आप इस शब्द से याद रखिएगा, स्पिल्ड टू सिंग ऑफ ट्यून। ठीक है, एक ट्यून को सिंग करने से संबंधित कहा गया है। ठीक है, वो टन टनाटन टेनिशन, टन ट्यून टेनिशन एक तरीका ये रखा जा सकता है याद रखने का। ठीक है, ये स्टेटमेंट टेनिशन ने जॉन मिल्टन के लिए कहा। मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। इस सवाल को थोड़ा सा तोड़ के दिया है। अगेन बात वही करेंगे कि हो सकता है कुछ स्पेशल पूछ ले। देखो 1650 के अंदर वह पार्शियली ब्लाइंड हुआ था अपनी लेफ्ट आई के अंदर। ओवर स्टडी की वजह से मिल्टन मानते हैं कि वो पार्शियली ब्लाइंड जब हुए थे उसी समय उनको थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। और स्टडी, लेट नाइट स्टडीज, राइटिंग्स, ये सब उनकी चलती रही, तो कंप्लीटली ब्लाइंड जो वो हुए थे 1652 के अंदर। तो इस सवाल के अंदर पार्शियली और कंप्लीटली शब्द के साथ में ध्यान रखिएगा। कंप्लीटली ब्लाइंड, द राइट आंसर इज 1652। पार्शियली ब्लाइंड हुए थे लेफ्ट आई के अंदर 1650, 2 साल पहले। जब 44 साल के थे, 8 से काउंट कर लीजिए। जब ईयर भी पूछ ले तो 44 ईयर्स के मिल्टन थे जिस समय क्या था, वो कंप्लीटली ब्लाइंड हुए थे। तो 1608 के अंदर उनका जन्म हुआ था, प्लस 14 आप काउंट कर लीजिए, कंप्लीटली ब्लाइंड 1652 के। ओके, एक जॉन मिल्टन के साथ एक पता नहीं क्या ही कुछ सीन रहता है। मेरे अक्सर जॉन मिल्टन के साथ किट्स का नाम जनरल निकलता है, तो यदि कहीं ये मिसमैच रहता है तो आई अपोलोजाइज ऑल मिस्टेक्स फॉर सच काइंड। यदि कहीं हो रही हो तो आप नोटिस रखिएगा। वी आर जस्ट लर्निंग जॉन मिल्टन हियर and John Milton's best sonnet, one of the best sonnets of John Milton on his blindness. अगेन आपको इस सवाल दिया हुआ था, ये इसी उद्देश्य से था कि आप सवालों के इस अंतर को समझ करके स्टडी करें, और नॉर्थ में भी आपको कंप्लीट ये वर्क दिया हुआ है। तो ये पार्शियल ब्लाइंड हुए थे 1650। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मिल्टन किस बात का इंतजार यहां कर रहे थे? पोएटिक टैलेंट टू बी गिफ्टेड बाय गॉड। ईश्वर उनको कोई पोएटिक टैलेंट दे, इस बात का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। मनी फ्रॉम गवर्नमेंट? नॉट एट ऑल, ये तो पहले से दी हुई थी पोएटिक आर्ट को। एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द ग्रेट पोएम इन प्रेज ऑफ गॉड, ये इनको मौका मिले। तो द राइट आंसर इज सी, अ मिरेकल टू हैपन। बिल्कुल नहीं, कोई चमत्कार हो, उनकी नजरें वापस लौट आए, आई साइट वापस लौट आए, ऐसी कोई बात नहीं थी। सो हियर द राइट आंसर इज सी। आ जाइए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जी 16, विच इज नॉट ट्रू। सवालों को ठीक से पढ़ लीजिएगा साथियों, नॉट ट्रू पूछा है। मिल्टन रोट द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन 1652। ऐसा माना जाता है कि जब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे तब 1652 के अंदर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू है। मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। बिल्कुल ठीक है, ये भी आप देख करके आए हो। कंप्लीटली ब्लाइंड 44 में हुए थे, पार्शियल ब्लाइंड 42 की एज के अंदर 1650 में हुए थे। मिल्टन पेशेंस कंसोल्स हिम। मिल्टन का जो पेशेंस है इस पोएम के अंदर वह उसको कंसोल करता है। बिल्कुल ठीक है। उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है, जो मरमर को यहाँ पर्सनिफाई किया है पोएम के अंदर, वो तो उसको कॉन्फ्लिक्ट में डालती है। उसके अंदर जो एक मरमर चलती है, एक बहस चलती है उसके मन के अंदर, आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट चलती है, द्वंद्व चलता है, वो तो समस्या में डालता है। लेकिन उसका जो पेशेंस है, जो क्रिश्चियनिटी का एक प्रमुख गुण माना जाता है कि क्रिश्चियन वही है जिसके अंदर पेशेंस होता है, तो उसके अंदर के पेशेंस ने उसको कंसोल किया। बिल्कुल ठीक बात। मिल्टन इज अ कावर्ड, कायर है, दैट इज व्हाई ही इज अफ्रेड टू गॉड। ये बात तो सही नहीं है, कायर है इसलिए गॉड से नहीं डरता। तो नॉट ट्रू में हमने मार्क किया डी को। माई सोल मोर बेंट, दिस फ्रेज टेल्स अस दैट, ये फ्रेज हमको बताता है क्या कि माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा बहुत ज्यादा एकदम बेंट है। किस बात के लिए? मिल्टन वांट्स टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करना चाहता है। बात तो ठीक है। मिल्टन वॉज अ ट्रू क्रिश्चियन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कह रही है लाइन तो। मिल्टन सोज वॉज बेंट अपॉन सर्विंग गॉड, मिल्टन की आत्मा ईश्वर की सर्विस करने के लिए आतुर है। मिल्टन हैज अ लाइफ लॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब समझना इन बातों को, ये दोनों बातें देखी जाए तो एक ही बात कह रही है, बट वी आर टू चूज द बेटर वन। तो 4 ऑप्शन दिए, उनमें बेटर वन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मिल्टन हैज अ लाइफ लॉन्ग डिटर्मिनेशन, उनका जीवन पर्यंत एक डिटर्मिनेशन रहा है कि वो सर्व गॉड कैसे करे, राइट अ ग्रेट पोएम इन गॉड्स प्रेज।
ईश्वर की प्रशंसा में वो एक बहुत अच्छी पोइम लिखते। इस तरीके से वो सर्विस कैसे करे, इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़ा क्लियरली कर दिया है। सो वी विल से इन द गिवन 4 ऑप्शंस द बेटर वन इज डी। ओके, चलिए जी आते हैं 18th क्वेश्चन पर। मिल्टन फाइंड्स कंफर्ट इन हिज सोरोज। मिल्टन अपने दुखों के अंदर भी कंफर्ट प्राप्त करते हैं किस बात के द्वारा? फॉरगेटिंग हिज सोरोज, नो। बियरिंग हिज सफरिंग्स, नो। सर्विंग गॉड, ईश्वर की सेवा करके। बाय पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस प्लीजर एंड बाय सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड, कि भाई मैंने तो सरेंडर कर दिया, आपकी इच्छा थी मुझे अंधा बनाने की, इट्स ओके, मैं इस यौक को भी सहन करता हूं। और सच्चे सेवक उनको भी मिल्टन मानते हैं जो ईश्वर के द्वारा दिए हुए जो समस्याओं के बर्डन्स के योग को आराम से, माइल्ड योग एक शब्द काम में लिया था, ऑक्सीमोरॉन काम में लिया था, माइल्ड योग, एक हल्का, और जुआ, जुआ होता है बैलों के ऊपर जो लगाने वाला, बोझ लादने वाला। तो वहां पर वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। सो द राइट आंसर इज सी हियर। क्या बात सही नहीं थी? इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन शोज हिज फर्म फेथ इन गॉड्स मर्सी एंड विजडम। ये बात तो सही थी, ईश्वर की मर्सी के अंदर वह अपना फर्म फेथ दिखाते हैं। He says that those who bear the burden of life, मिल्टन कहते हैं कि जो लाइफ का बर्डन बियर करते हैं, सहन करते हैं पेशेंटली, वो भी तो सही सर्वेंट होते हैं। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू हुआ। He says that God does not expect, वो कहता है कि ईश्वर को आशा नहीं है, उम्मीद नहीं करते हैं, एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट्स, बिल्कुल ये बात भी ट्रू है। मिल्टन बिलीव्स दैट गॉड इज लाइक ए पावरफुल डिक्टेटर, एक ताकतवर तानाशाह है, ये बात बिल्कुल ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। ओके, उम्मीद है सवाल बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि इस पोएम में से मान के चलो आपने पोएम थोड़ा सा ठीक से देख रखी है, नोट्स इस कदर तैयार किए हुए कि ज़्यादा कुछ घुमाव इस पोएम में कहीं बनता नहीं। आप बस पोइटिक डिवाइसेज जो बनती हैं उनको थोड़ी स्टडी ठीक से कर लीजिए। एक ये जो डाटा जनरली है, किसने उनके बारे में क्या कहा है ना, इनकी डेट्स वगैरह जो है, बस इनको याद करने 5-10 सवाल बन, जिनको याद करना थोड़ा चैलेंज रहता है, विच इज नॉट ट्रू। कौन सी बात सही नहीं है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वेरी स्कॉलरली एंड लर्नेड पॉइंट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज हाईली पर्सनल, बिल्कुल है। तो मिल्टन फाइंड्स नो इंटरेस्ट इन लाइफ विदाउट मेकिंग यूज ऑफ हिज पोइटिक टैलेंट। इट रिवील्स द कॉन्फ्लिक्ट इन पोएट्स माइंड, पोएट के माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, ठीक बात है। स्कॉलरली एंड लर्नेड पोइम, मिल्टन फाइंड्स नो इंटरेस्ट इन लाइफ, वो कहता है जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है यदि मैं अपने पोइटिक टैलेंट को काम में नहीं ले सकूं तो। ये बात भी ठीक है, जीवन को इंटरेस्ट लेस वो मानता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज हाईली पर्सनल, पर्सनल तो है ही है, लेकिन इसके अंदर अपन देखें तो बहुत ज्यादा कोई स्कॉलरली बात नहीं की हुई है, ये एक हाईली पर्सनल बात। ऐसे नहीं कोई बहुत ज्यादा कोई लर्नेड पोइम है, किसी बहुत बड़ी फिलोसॉफी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये बात जो है ये ट्रू नहीं, ठीक है। बाकी सारी ट्रू बातें इसके लिए बनती हैं। अगेन द क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू। ऑन हिज ब्लाइंडनेस शोज मिल्टन्स रिलीजियस एटीट्यूड, दिखाता है। इट शोज मिल्टन्स रेजिग्नेशन टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा के पास समर्पण दिखाती है ये पॉइंट। इट शोज दैट मिल्टन इज वेरी सिंसियर एंड सीरियस अबाउट हिज वोकेशन, अपने काम के प्रति वह बहुत ही सिंसियर है, सीरियस है, ये बात भी दिखाती है। इट डज नॉट वांट टू मेक यूज ऑफ हिज टैलेंट, नेगेटिव बात आ गई, आप देख सकते हैं कि वह अपने टैलेंट को काम में इसलिए नहीं लेना चाहता है कि ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, नहीं, ये बात ट्रू नहीं है। सो हियर द राइट आंसर इज डी। ओके, चलिए जी फिर आप आ जाइए। इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन्स सेंट्रल कंसर्न इज, मिल्टन की सेंट्रल कंसर्न से क्या मतलब रह गया कि इसका जो केंद्रीय भाव है, मुख्य चिंता है, वो किस विषय में? साइट है, अपनी आई साइट के बारे में वो बहुत चिंता करता है इस पोएम के अंदर, एक बात है। रिमेनिंग डे लाइट के बारे में नहीं, कोई बात नहीं करता है। फेथ इन रिलेशनशिप विद गॉड, इसकी चिंता थोड़ी करता है, नहीं करता है। रेपुटेशन एज अ राइटर की भी चिंता नहीं करता है, इसकी मुख्य चिंता उसकी साइट को लेकर के, नाम से स्पष्ट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोएम को जाना जाता है किस नाम से?
देखिए स्टार्टिंग के अंदर जब ये सोनेट 19 के साथ पब्लिश की गई थी तो इसकी जो पहली लाइन थी, ये पहली लाइन ही इसका टाइटल था, है ना। तो इस टाइटल के साथ भी इस पोएम को जाना जाता है। इस पोएम को जो टाइटल मुख्य रूप से दिया था, इसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टार्टिंग से जब ये पोएम चली थी, इस टाइटल को भी यहाँ काम में लिया हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के 1761 के अंदर जब मिल्टन ने लिखी थी तब भी इसी नाम से था। फिर जब पब्लिश हुई, है ना, तब ये इसी नाम से पब्लिश हुई थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इस पोइम को ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो नाम दिया था, इस बारे में ध्यान रखना, ये नाम दिया था थॉमस न्यूटन ने 1761 के अंदर। और इसके ऊपर सवाल भी बना हुआ है अपनी टेस्ट सीरीज में भी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइटल के साथ इसको जाना जाता है, ये जनरल बात है ही है। द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहले पब्लिश कब हुई थी? 1713 के अंदर मिल्टन की जो ट्राइनिटी मैन्युस्क्रिप्ट थी, इसके अंदर ये पब्लिश हुई थी, ट्राइनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर 1673 के अंदर, 1673 के अंदर ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी। Thousands at his bidding, speed and post over land and ocean without rest. Whom does Milton mention here with the word thousands? ये थाउजेंड शब्द किसके लिए काम में ले रहा है? वो एंजल्स के लिए काम में ले रहा है कि थाउजेंड्स जो हैं, हजारों एंजल्स ऐसे हैं जो ईश्वर की बिडिंग जो है, बोली जो है, उसके ऊपर सेवा के लिए तत्पर हैं, तैयार खड़े। ओके, चलिए जी। When Milton became blind, his ability to, किस चीज की एबिलिटी? लिखने की एबिलिटी रिटर्न हो गई। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये तो। राइट आंसर इज डी, सॉरी सी। हु असाइन्ड द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस? सवाल आ गया है जी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल असाइन किसने दिया था? जॉन की सोनेट 19 को। सोनेट नंबर 19 जो इसकी ट्राइनिटी मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसके अंदर सोनेट नंबर 19, उससे पहले 16 पर भी थी। तो 16 के ऊपर ज्यादा बड़ा सवाल बनता नहीं है, क्योंकि जब तक ये राइट डाउन हुई थी तब ये सोनेट नंबर 19 तक थी। बट स्टार्टिंग में सोनेट नंबर 16 पर भी थी, फिर सोनेट नंबर 19 पर गई पब्लिशिंग तक। लेकिन उससे पहले 1761 के अंदर इसको जो नाम दिया था, वो दिया था थॉमस न्यूटन ने। जॉन मिल्टन यदि इसमें ऑप्शन होता तो वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन होता। तो ध्यान रखना, न्यूटन ने नया नाम सोनेट 19 को दिया, सोनेट 19 को दिया, और वो नया जो नाम था वो था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये वाला ध्यान रखना। ओके, चलिए जी। What was the theme of Milton's sonnet on his blindness? इसकी थीम क्या है? Lament his madness, अपने पागलपन पर? बिल्कुल नहीं, ब्लाइंडनेस सीधा सा स्पष्ट कि वो अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर लेमेंट करता है। द कंक्लूडिंग 6 लाइन्स, जिनको सेस्टेट कहा गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस आर कॉल्ड, इनको कहा गया है सेस्टेट। बहुत सिंपल सा है सेस्टेट, अंतिम 6 लाइनों को, और ऑक्टेव कहा गया था स्टार्टिंग 8 लाइनों को। और ये सवाल भी बना हुआ था, तो ये सीधा सा जवाब है ऑक्टेव। द राइट आंसर इज बी हियर। इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस माई लाइट इज स्पेंट, मीन्स इसके अंदर जो माई लाइट इज स्पेंट है, इसका क्या मतलब है? माई लाइट इज स्पेंट, मेरी लाइट खर्च हो चुकी है, मतलब वो अंधा हो चुका है, कि वह लॉस ऑफ आई साइट। द राइट आंसर हियर इज सी। आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। यहां पर कौन कौन से काम में लिए हुए? देखो एलिट्रेशन है, आप देखें कि बेस्ट बियर, हु बेस्ट बियर, दोनों जगह आप देख रहे हैं एलिट्रेशन है। तो देखिए यदि कहीं एलिट्रेशन मिलता है तो नहीं है सर। फिर आ जाओ माइल्ड योग, अभी आपने बात की थी, माइल्ड यानी होता है हल्का, और योग होता है जुआ, ये तो होता है भारी, और ये हल्का। तो हल्का और जुड़ा, जो पैलों के कंधों पर जो एक वो हॉरिजेंटल एक रखा जाता है ना, जिसके हल जुड़ा हुआ रहता है, वो तो एक वजन, एक भार, एक बर्डन का सूचक है। और माइल्ड यानी हल्का। अपोजिट शब्दों का प्रयोग ऑक्सीमोरॉन होता है, आप देख रहे हैं ऑक्सीमोरॉन ऑप्शन में आपके पास है।
सिमिली कहीं नहीं है, एक्सटेंडेड मेटाफर कहीं नहीं है, पर्सोनिफिकेशन का कहीं काम नहीं है। द राइट आंसर इज ऑक्सीमोरॉन। ओके, आ जाइए जी। मिल्टन, दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, तुम्हें इस समय तक जिंदा रहना था। इंग्लैंड हैज नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी आवश्यकता है। इंडीड, वास्तव में, बट हु वॉज इट समनिंग मिल्टन्स घोस्ट, मिल्टन के घोस्ट को यह आवाज कौन दे रहे थे? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये शब्द कहे थे। मिल्टन के घोस्ट को आवाज देते ही जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को याद किया तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जरूरत आज भी इंग्लैंड को है, तुम्हारी आवाज का इंग्लैंड जो है आज भी कदरदान है, इसको इंतजार है। तो ये शब्द विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा कहे हुए। फिर आता है जी, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। इसका अंत होता है पोइट की कैसी एक्सप्रेशन के साथ? फेथ इन गॉड्स वे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, ईश्वर की जस्टिस को प्रश्न करता है, नहीं। पेसिमिज्म, निराशावादिता नहीं, स्टेट में तो आशावादिता आ जाती है। रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट, अपने टैलेंट के ऊपर रिसेंटमेंट नहीं। अंतिम जो समापन होता है वो इसी बात के ऊपर होता है कि वह पॉजिटिव हो जाता है और वह ईश्वर के जो भी तरीके हैं उनमें पॉजिटिवली विश्वास रखता है कि ईश्वर ने यदि किया है तो बिल्कुल ठीक ही किया है। सो द राइट आंसर हियर इज ए। हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड, मिल्टन की इस पोएम के अंदर किस पर को बिलीव किया गया? टू सर्व गॉड बेस्ट, गॉड को बेस्ट सर्व करने वाला वो व्यक्ति हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो उसके बर्डन को बियर करता है। वन हु प्रेजेंट्स अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, नहीं, इसकी तो कोई बात नहीं थी कि कोई टैलेंट को क्लियर करे वही बेस्ट सर्व करता है, नहीं। वन हु डजंट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, नहीं, तो अपने टैलेंट को यूजलेस नहीं होने देता है। वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट, ये सारी एक सी बातें हैं, नहीं। वो कहता है कि जो ईश्वर द्वारा दिए हुए प्रत्येक निर्णय, चाहे वो बुरा है, उसको एकदम सहन कर लेता है, वह भी ईश्वर की सर्विस अच्छी करता है। हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन, मिल्टन ने ऑक्टेव के अंदर लास्ट के अंदर एक बात कही थी कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, जो व्यक्ति लाइट डिनाइड होते हैं, जिनके जीवन में रोशनी नहीं है, यानी जो अंधे हो जाते हैं, क्या उनसे भी ईश्वर ऐसी ही डे लेबर की मांग करता है जिनके जीवन में दिन है ही नहीं? इस सवाल का जवाब कौन देता है? ये जो सवाल उठता है वो उठाती है उसके अंदर की मरमर, और इसका जवाब जो है वो देता है उसका पेशेंस, जो क्रिश्चियनिटी का प्रमुख गुण माना जाता है, वह इसका जवाब देता है। तो इस पोइम के अंदर पेशेंस को भी पर्सोनिफाई किया, मरमर को भी पर्सोनिफाई किया। ये सवाल उठाने का काम करती है उसके अंदर का द्वंद, और ये इसका जवाब देने का काम करती है। जवाब देने वाला हुआ ऑप्शन सी। आ जाइए, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ मिल्टन्स फॉर्म ऑफ सोनेट, मिल्टन की जो फॉर्म ऑफ सोनेट है, देखो बहुत प्यारा सवाल ये बनता है, कैसे, किसका ओरिजिनेटर कौन है? हमने कहा मिल्टोनिक सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, और पेट्रार्कन सोनेट्स का जो जनक है वो पेट्रार्क है, इटली के जो फिलोसोफर पोइट रहे हैं पेट्रार्क। तो इन्हीं को मिल्टोनिक सोनेट्स की जो शुरुआत हुई वो पेट्रार्क की वजह से ही हुई है, तो इनको इनका जनक कहा जाता है। किस कंट्री के अंदर? इटली के अंदर। वही बात आ रही है, ये सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए है ना। इटली के अंदर ही इसकी ओरिजिनिटी मानी जाती है। हमने बात की थी 1% कुछ चांस इसकी ओरिजिनिटी जैसे सवालों पर बन सकती है, और हम प्रत्येक को डिस्कस करते हुए चले, इस तरीके की टेस्ट सीरीज आप तक प्रोवाइड कराए कि लास्ट में चर्चा करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या कुछ रहनी चाहिए, और वो स्ट्रेटेजी के साथ आपको सारे क्वेश्चन एक जगह रहें तो ही कुछ मतलब निकलता है। विच पार्ट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंसिस्ट ऑफ द फुलिश क्वेश्चन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का फुलिश क्वेश्चन तो होता है ऑक्टेव में, और इसका जवाब दिया जाता है सेस्टेट में। जवाब देता कौन है? उसका पेशेंस। ओके, और उसका फुलिश क्वेश्चन का रिस्पॉन्स सेस्टेट में दिया जाता है, अभी आपने डिस्कस किया, सेस्टेट में आंसर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज यूज्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक देख के ही सही मत करना आइएम्बिक दिख गया, आइएम्बिक पेंटामीटर है। पेंटामीटर क्या होता है, क्यों है, वो आपने अभी जस्ट डिस्कस किया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ एम्बिक पेंटामीटर क्यों ही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन द ईयर 1673 के अंदर ये फर्स्ट अपीयर हुई थी, तो हियर द राइट आंसर इज ईश्वर। ओके,
1673 के अंदर मिल्टन की जो ट्राइनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसके अंदर इसका फर्स्ट पब्लिशमेंट हुआ था। डज गॉड एग्जिस्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? देखो देखें, रेटोरिकल क्वेश्चन। देखो अलिट्रेशन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिमिली और पन डबल यूज भी कुछ नहीं दिख रहा है, लाइक और एज और सो जैसा कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन रेटोरिकल क्वेश्चन वो सवाल जिसका जवाब जनरली सभी को पता होता है। क्या अभी दिन है? सबको पता है दिन है। उस बात पर जोर दिलाने के लिए खाली वो सवाल पूछा जाता है। तो कह रहा है कि क्या भगवान जो अंधे होते हैं उनसे भी दिन भर का श्रम चाहता है? सामने वाला जवाब ही देगा कि नहीं। रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। अफर्मेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव बल दिया जाता है कि क्या दिन है, क्या अभी दिन है? तो जवाब होता है नहीं भाई दिन नहीं है। इसका मतलब रात में सवाल पूछा जाता है। जब रात हो रही है क्या भाई दिन है? नहीं दिन नहीं है। और दिन में यदि सवाल पूछा जाता है, ये पॉजिटिव पूछा जाए क्या अभी रात है? नहीं है। और दिन में पूछा जा रहा है क्या अभी दिन नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव बात पर नहीं भाई दिन तो है। तो रेटोरिकल क्वेश्चन यहां बनता है आपका 45। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज पर्सनिफाइड, किस बात को पर्सनिफाई यहां पर किया हुआ है? हमने देखा कि मरमर वो बात उठाती है, उसके मरमर के सवाल ये होता है। और पेशेंस, जब आपके पास कोई ऑप्शन नेक्स्ट नहीं बचता है तो पेशेंस विल बी प्रीफर्ड फॉर बीइंग पर्सनिफाइड, जो इसके सवाल का जवाब देती है। यूजिंग अ मेटाफर, एक मेटाफर को काम में लेते हुए द स्पीकर कंपेयर्स गॉड टू, एक जगह वो कहता है कि उसका किंगली किंगडम है। तो किंगली किंगडम जो बनता है ना, वो ईश्वर को एक पावरफुल किंग दिखाता है ना। तो यहां पर सही जवाब इसका बनेगा जी आपका ऑप्शन ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी? आपने देखा क्रिश्चियनिटी का इंपॉर्टेंट वर्च्यू बार बार हम डिस्कस करते हैं, पेशेंस है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवाइस गिवर? एडवाइस गिवर कौन बनता है उसके लिए? जो उसके सवालों का जवाब देता है। देखो एक ही सवाल को कितने भी तरीकों से पूछा जा सकता है, उन सारे तरीकों को शामिल करते हुए आपके सामने इन सवालों को पिरोने की मुहिम है, ताकि किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए आपका आंसर दिमाग फटाक से निकालना शुरू कर दे। चलिए जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज मिल्टन यूज पन? मिल्टन ने पन शब्द, एक शब्द दो अर्थ, पन का मतलब ही क्या हो गया? एक वर्ड लेकिन टू मीनिंग्स उसके निकलते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी जगह मिल्टन ने ऐसा काम में लिया है? तो लेट्स सी। फर्स्ट वन, टैलेंट बिल्कुल काम में लिया है। एक जगह टैलेंट था, वो जो स्टोरी के अंदर काम में लिया हुआ है, मालिक के द्वारा दी हुई सर्वेंट्स को दी हुई मुद्रा। और एक जगह मिल्टन का पोएटिक टैलेंट, पोएम में मोस्टली इसकी बात हुई है, लेकिन यहाँ अर्थ तो दोनों निकलते हैं। सो टैलेंट में काम में लिया हुआ है। ठीक है, अकाउंट, एक मिल्टन ने पोएम में काम में लिया, वो तो लिया है अपना खुद का विवरण, वो जो गॉड के लिए अकाउंट, ट्रू अकाउंट पेश करता है उसके लिए। और बाकी जनरली अकाउंट से मतलब किसी भी विवरण, किसी भी लेखे जोखे से संबंधित बनता ही बनता है। वेट भी द्व्यर्थी यहाँ काम में लिया है। एक वेट होता है वेटर के द्वारा किया जाने वाला वेट, जो तत्परता के साथ वो खड़ा रहता है कि इंतजार करता रहता है। और इसी बात को यहाँ पर एंजल्स के साथ जोड़ करके उसने कहा था कि वो जो एंजल्स भी वेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी डबल मीनिंग काम में लिया हुआ है। तो द राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ दीज। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? एक बायोग्राफिकल सोनेट है, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। बिल्कुल ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। मिल्टन ने स्वयं ने अपने बारे के अंदर इसमें वर्णन किया है, तो ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट अपन इसको कह सकते हैं। बाइब्लिकल रेफरेंस हुआ था एक टैलेंट ऑफ, टैलेंट शब्द का। ठीक है, द पैरेबल ऑफ टैलेंट्स जो स्टोरी थी उसके अंदर एक बाइब्लिकल रेफरेंस काम में लिया हुआ था चैप्टर 25 के अंदर। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है, ये जो है वो किस बुक से लिया हुआ है? तो ये लिया हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से। याद कर लेना, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से ये बाइब्लिकल रेफरेंस लिया हुआ है, जिसके अंदर पैरेबल ऑफ टैलेंट की जो स्टोरी है वो काम में ली हुई है, जिसके अंदर एक मालिक जो होता है वो अपने 3 नौकरों को मुद्रा देकर के जाता है, टैलेंट देकर के जाता है। एक को 10 मुद्रा, एक को 5, एक को 1, ऐसी कुछ इसकी रहती है। और वो तीनों को देकर के जाके कह भाई तीनों इसको डेवलप करो, जैसे भी है। तीनों इस पर काम भी करते हैं, 2 बढ़ा लेते हैं, और एक जिसको 1 देके जाता है उसको छिपा के रख लेता है। तो छिपा के रख लेता है उसको, फिर वह
निकाल देता है, जो लास्ट में वापस आता है उसका बैंकेट के अंदर उसकी पार्टी चल रही होती है, वहां से वो निकाल देता है कि तू निरर्थक है ना, और वर्ल्ड के डार्कनेस के अंदर उसको बाहर निकाल देता है। ऐसी एक पेरेम्बल बनती है, उस पेरेम्बल को लिया हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से। अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना। चलिए जी, आ जाइए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, इस डर से कि रिटर्न होऊंगा तो डांटेंगे। वेर इज ही मिल्टन टॉकिंग टू रिटर्न टू, कहाँ रिटर्न होने की बात कर रहा है? वह गॉड के किंगडम में जब भी वापस जाता है तो इससे संबंधित वो बात करता है कि जब भी मैं यहाँ जाऊंगा, है ना, तो इस विषय में वो चर्चा करता है कि वापस जाऊंगा मैं गॉड्स किंगडम। ओके, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन वन लाइन? सवाल को ढंग से पढ़ना, इस विषय में आप चर्चाएं करके आए हो, गौर से देखिएगा। सवाल यहाँ पूछा है कि एक लाइन में कितने सिलेबल है, तो साहब एक लाइन में सिलेबल है 10, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स, मीटर्स कितने हैं? मीटर्स हैं 5। यही पूछ लिया जाए स्ट्रेस्ड सिलेबल्स कितने हैं, तो आप बताएं कितने हैं? स्ट्रेस लेवल भी वही है 5। अगला सवाल बना हुआ है स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स भी कितने हैं? राइट आंसर इज 5। ओके, द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, आप अपना जवाब चूज कीजिएगा। मिल्टन्स फेथ इन गॉड, बिल्कुल सेस्टेट के अंदर मिल्टन गॉड में फेथ दिखाते हैं, ये बात ट्रू है। मिल्टन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, मिल्टन के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व चलता है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, ए और बी दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है, हम कहेंगे बोथ ए एंड बी आर राइट हियर। मिल्टन रेजेज हिज ग्रजेज अगेंस्ट, मिल्टन जो है एक पर्सनल कंप्लेन जो है वह किसके खिलाफ उठाता है, बताइए? हिज पेशेंस, गॉड, मर्मर ऑफ नेगेटिव थॉट्स, या नन ऑफ दीज? ईश्वर के खिलाफ कंप्लेन नहीं करता है, अपने मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं उनके खिलाफ वह एक ग्रज जो है उसको रेज करता है। सो द राइट आंसर हियर इज मर्मर ऑफ द नेगेटिव थॉट्स इन हिज हार्ट, इन हिज सोल, उनके खिलाफ वह बात कर रहा है, ये पूरी व्यथा उठाता है, पूरी कंप्लेन जो है वो इस विषय में करता है। द ऑक्टेव इन द सोनेट इज फुल ऑफ पोइट्स नेगेटिविटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, ऑक्टेव नेगेटिविटी से भरा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऑक्टेव की कौन सी लाइन इस बात को जस्टिफाई करती है कि वो शुरुआती 8 लाइनें नेगेटिविटी से भरी हुई हैं? मिल्टन अपनी आईसाइट खो चुका है, ऑक्टेव में बात होती है। मिल्टन अपनी पोएटिक, ये सवाल रिपीट सा भी हुआ लग रहा है आपको, और ऑल ऑफ द अबाउ इसका राइट आंसर है, सारी नेगेटिव बातें हैं। और सेस्टेट के अंदर कौन सी बात है? ये भी सारी बातें, है ना। और कहीं ना कहीं शायद ये सवाल रिपीट भी मुझे लग रहा है, और आपको भी लग रहा है, तो इट्स ओके, पूरी 60 का सारांश कंप्लीट यहाँ बन जाता है। ये हुआ जी आपका फर्स्ट जो टॉपिक वाइज टेस्ट था उसका कंप्लीट डिस्कशन। अब मैं थोड़ी सी चर्चा ये बता देता हूँ कि हम इसको वीडियो सेशंस के साथ लाने का उद्देश्य भी यही था। काफ़ी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सर कई बार हम इस तरह से नहीं देख पाते हैं, तो हम वीडियो यूट्यूब वगैरह के ऊपर एक साथ डाउनलोड करके कहीं देख लेते हैं। हमारी थीम ध्यान रखिएगा कि आप अपने समय को यूटिलाइज करो। आप जहाँ भी हैं एक नज़र आपने ये देख लिया तो सारे सवाल रिवाइज हो गए। टेस्ट सीरीज के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर पूरा टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो भी इस बात का फास्ट वर्क है कि आप फास्टली वहाँ अटेंड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसी के सॉल्यूशन के साथ हम आपके साथ यहाँ रूबरू हो रहे हैं। दिस इज द वीडियो सेशन ऑफ योर टेस्ट सॉल्यूशन। और पूरा टॉपिक वाइज कंटेंट किस तरीके से क्या पढ़ा है, प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट और उसके जैसे ही टॉपिक वाइज टेस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट हॉल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्रकार के टेस्ट प्रोसीजर्स के साथ आपको आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की इस एग्ज़ाम 2024 की जो ये भर्ती निकली है, जो 25 और 26 के बीच इसकी 25 तक एग्ज़ाम हो जाएगी जून में, और 26 में इसकी लास्ट तक कहीं भी इसकी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। इस सर्विस के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, इस मुहिम को छेड़ करके आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य सार्थक हो जाए। जुड़े रहिएगा टेस्ट सीरीज के साथ। टेस्ट सीरीज किस तरीके से क्या मिल सकते हैं, टेस्ट सीरीज में किस तरीके से बड़ा वर्क है, वो सब आपको देखना है, तो आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ जुड़िएगा। एप्लीकेशन के ऊपर क्यूआर कोड स्कैन करके या डायरेक्टली भी आप अपने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर करके और टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। बहुत से नॉमिनल सी
चार्जेज के साथ। ओके साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले सॉल्यूशन के साथ, और सारे सॉल्यूशंस वीडियो के साथ भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम। बस इस जिद को आगे तक बढ़ाने का काम आपका है। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ, इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को अंजाम तक लेके जा सकते हैं। ओके, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू।